हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल एनजी मेडिकल्स। तो इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया था व्हाट इज हाइपोथायराइडिज्म। तो हाइपोथायराइडिज्म क्या था? जब हमारे अंदर थायराइड हॉर्मोन्स की कमी हो जाती है, उसे हम हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। तो जब हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, उसके बाद अगर वो कंट्रोल नहीं हो पाया और कंटिन्यूअस जो हमारा थायराइड हार्मोन है वो हमारे अंदर कम होता गया, तो उसकी वजह से एक कॉम्प्लिकेशन अराइज होता है, दैट इज माइक्सोएडिमा। सो माइक्सोएडिमा इज अ कह सकते हैं कॉम्प्लिकेशन या सेकेंडरी डिजीज ऑफ द हाइपोथायराइडिज्म। दिस वर्ड माइक्सोएडिमा, इफ आई ब्रेक इट, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, माइक्सो एंड सेकेंड है एडिमा। ठीक है, तो एडिमा तो आप जानते हो कि स्वेलिंग को कहते हैं। मैक्सो एडिमा क्या है? मैक्सो मीन्स होता है म्यूकस। तो जो एडिमा हो रहा है, जो स्वेलिंग जहां पर भी हो रही है, वहां पर उस स्वेलिंग के अंदर या उस स्वेलिंग की जो भी जहां पर भी स्वेलिंग हो रही है, वहां पे म्यूकस का एक्यूमुलेशन हो रहा है। ठीक है, ये म्यूकस कहाँ से आ रहा है, क्यों एक्यूमुलेट हो रहा है, कहाँ एक्यूमुलेट हो रहा है, ये हम आगे देखेंगे। ओके, कोमा, यहाँ पे कोमा वर्ड इसलिए यूज किया गया है क्योंकि ऑलरेडी ये एक कॉम्प्लिकेशन है हाइपोथायराइडिज्म का। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सीवियर कंडीशन होगी हाइपोथायराइडिज्म की। तो जब हाइपोथायराइडिज्म बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो उसको हम एक नेम दे देंगे माइक्सोएडिमा, जहां पर बॉडी में एडिमा हो जाएगा, और उस माइक्सोएडिमा की वजह से कहीं ना कहीं हो सकता है कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आ सकती है। दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी द मैक्सोएडिमा कोमा। चलिए, अब इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले वी हैव टू सी द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसके बाद हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। तो थायराइड ग्लैंड जो कि आपके नेक के ऊपर होती है और आपके लैरिंग्स के जस्ट नीचे होती है, ये एक तरह की एंडोक्राइन ग्लैंड है और ये हार्मोन सिक्रीट करती है। अब थायराइड ग्लैंड है तो ये थायराइड हार्मोन भी सिक्रीट करेगी। कहाँ सिक्रीट करेगी? ब्लड के अंदर, इसीलिए इसे एंडोक्राइन ग्लैंड बोला गया है। अब ये जो हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, दैट इज थायराइड हार्मोन, इसका मेन फंक्शन क्या है? इनका मेन फंक्शन है कि ये हमारे अंदर जितने भी सेल्स हैं, लाइक हमारी पूरी बॉडी सेल्स से मिलकर बनी है, तो सारे सेल्स को ये एक्टिव करके रखते हैं। सेल्स का जितना भी मेटाबॉलिक फंक्शन है, मतलब हमारे सेल्स जिस भी तरह से एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं और उनको यूटिलाइज कर रहे हैं अलग अलग फंक्शन करने के लिए, वो सेल्स का फंक्शन कौन करा रहा है? हमारे थायराइड हार्मोन करा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो कि मान लीजिए डाइजेशन, तो डाइजेशन कंप्लीट करने के लिए आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं, वो बहुत सारे अलग अलग तरह के एंजाइम सिक्रीट करते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और ब्रेक डाउन होता है वो जो फूड आपने अंदर खाया है। ये सारी चीजें होती हैं। तो ये ऑर्गन्स कर रहे हैं। ऑर्गन्स हमारे सेल से मिलके बने होते हैं। सेल्स फंक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ द थायराइड हार्मोन। तो अल्टीमेटली फंक्शन कौन कर रहा है? हमारा थायराइड हार्मोन, और वही आपके ऑर्गन्स को भी फंक्शन करा रहा है। इसके साथ साथ थायराइड हार्मोन आपके मसल्स को हेल्प करता है मूव करने के लिए, आपके हार्ट को हेल्प करता है पंप करने के लिए। तो देखा जाए तो थायराइड हार्मोन बहुत सारे बॉडी के इंपॉर्टेंट फंक्शन कंप्लीट करता है। ठीक है, मैक्सोएडिमा में ये सारी चीजें कंप्लीट नहीं हो पाएंगी और पेशेंट डेथ तक चला जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी मैक्सोएडिमा कोमा। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। अब देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। So, derived from the Greek word, this word maxo is derived from the Greek word meaning mucus. It is also called advanced hypothyroidism. आप इसको advanced hypothyroidism की जगह पे complication of the hypothyroidism भी बोल सकते हैं। ठीक है, hypo means होता है, अगर आप hypothyroidism को जानना चाहते हैं तो hypo और thyroidism को अलग अलग कर दीजिए। hypo means होता है decrease, thyroidism means होता है thyroid hormone। ठीक है, तो डिक्रीज इन अ थायराइड हार्मोन दैट इज नोन एज हाइपोथायराइडिज्म। एक्सेसिव डिक्रीज इन अ थायराइड हार्मोन व्हिच विल लीड टू द डायरेक्टली मैक्सोएडिमा कोमा।
डिसऑर्डर किसके अंडर में आता है? मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसलिए एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर में ये डिसऑर्डर आता है। ग्लैंड का इन्वॉल्वमेंट किसमें है? थायराइड हार्मोन को प्रोड्यूस करने में। इसकी सीवियरिटी लाइफ थ्रेटनिंग तक चली जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कॉम्प्लिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। ये कंडीशन काफी हद तक रेयर है, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म काफी हद तक हम कवर अप कर लेते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट के लापरवाही की वजह से पेशेंट कभी कभी ट्रीटमेंट सही से नहीं लेता है या डॉक्टर्स को विजिट नहीं करता है, बहुत सारे चीजों को अवॉइड करता है ना। इन सारी चीजों की वजह से क्या होता है कि वो इस कॉम्प्लिकेशन से उसको हो जाता है ये कॉम्प्लिकेशन। तो एक तरह का ये सेकेंडरी इन्फेक्शन है। सेकेंडरी मीन्स दूसरा, किसी चीज की वजह से हुआ है, तो ये हाइपोथायराइडिज्म की वजह से हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी अ सेकेंडरी। अदर नेम किसको बोल सकते हैं? माइक्सोएडिमा भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका डेफिनेशन। तो डेफिनेशन हमारी क्या बोलती है? ये ओकेजनली इसको हम मैक्सोएडिमा भी बोलते हैं, मैक्सोएडिमा क्राइसिस भी बोलते हैं, मैक्सोएडिमा कोमा भी बोलते हैं, इसके बहुत सारे नेम हैं। रेयर कंडीशन है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ, हम इस पे कवर अप कर लेते हैं। कब होती है? जब हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन सीवियर हो जाती है और इसकी वजह से क्या हो रहा है? फिजियोलॉजिकल डिकम्पनसेशन हो रहा है। फिजियोलॉजिकल डिकम्पनसेशन मीन्स क्या होता है? फिजियोलॉजिकल मीन्स फिजिकल, डिकम्पनसेशन मीन्स एक्शन। तो फिजिकल एक्शन क्या हो रहा है? फेल हो रहा है। जब आपकी कंडीशन कुछ इस तरह से हो जाएगी तो आप फिजिकल एक्टिविटी करने में कह सकते हैं कि आपकी फिजिकल एक्टिविटीज डैमेज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉजेस। कॉजेस कुछ ज्यादा आपको अननोन नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप अगर हाइपोथायराइडिज्म के बाद ही कंडीशन पढ़ोगे तो आपको कॉजेस काफी हद तक सिमिलर मिलने वाले हैं। तो कॉजेस में आप देख सकते हो कि सीवियर लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपोथायराइडिज्म, वो पेशेंट जिनको बहुत पहले से और बहुत सीवियर हाइपोथायराइडिज्म हो चुका है। इम्प्रॉपर ड्रग रेजिमेंट, जो ड्रग हाइपोथायराइडिज्म के लिए एज अ ट्रीटमेंट चल रही है, अगर पेशेंट उस ड्रग को नहीं लेता है और डाइट प्लान नहीं करता है तो क्या हो सकता है कि वो कंडीशन उसकी सीवियर हो सकती है। नेक्स्ट है ड्रग एम्नियोडेरोन। तो एम्नियोडेरोन एक तरह की ड्रग है जो कि कार्डियक फंक्शन को इंप्रूव करने के लिए करती है, बट उसकी एक प्रॉब्लम ये है कि वो आपके थायराइड हार्मोन के फंक्शन को डिक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर आप हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट हैं और अगर आप ये वाली ड्रग भी ले रहे हैं तो ऑलरेडी आपकी जो थायराइड ग्लैंड है वो डिक्रीज कर रही है अपना फंक्शन, और इस ड्रग के इन्फ्लुएंस में क्या होगा कि आपका थायराइड हार्मोन ना के बराबर बनेगा और आपको मैक्सोएडिमा हो जाएगा। आयोडीन डेफिशिएंसी, तो आपको पता है कि आयोडीन जो है वो आपके थायराइड हार्मोन्स को सही जगह पे यूटिलाइज कराने के लिए और इफेक्टिवली यूटिलाइज कराने के लिए काम करता है। अगर आयोडीन हार्मोन आप नहीं लेंगे तो आपको हाइपोथायराइडिज्म के साथ साथ उसकी सीवियरिटी भी बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी हमारी कहती है कि हमेशा की तरह एज ऑलवेज इटियोलॉजी की वजह से, कॉजेस की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि थायराइड हार्मोन डिक्रीज हो रहा है। तो कॉजेस में आपके थायराइड ग्लैंड में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हुई होगी, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो थायराइड हार्मोन है वो कंटिन्यूअस डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे सेल्स के जो फंक्शन था वो नॉर्मल फंक्शन से हट करके वो क्या हो गया, डिसफंक्शनल हो गया। जब आपके सेल्स डिसफंक्शनल हो जाएंगे तो वो ऑब्वियसली वो वीक हो जाएंगे। तो कंटिन्यूअस हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन अगर चली तो आपके सेल्स इतने वीक हो जाएंगे कि वो अपने आप के अंदर के कंटेंट को ही नहीं संभाल पाएंगे। आपके सेल्स के अंदर प्रोटीन भरा होता है, ठीक है, प्रोटीन आपके सेल्स से बाहर निकल जाएगा, प्रोटोप्लाज्म आपके सेल्स के अंदर होता है वो भी बाहर निकल जाएगा, ठीक है, साइटोप्लाज्म मतलब जितना भी लिक्विड है वो आपका सेल होल्ड नहीं कर पाएगा और उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वो
बाहर निकलने लगेगा। जब वो बाहर निकलने लगेगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जितने भी सेल्स हैं इनके अंदर अपना फ्लूइड है, प्लाज्मा है, सब अपना फ्लूइड है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड जिसे हम बोलते हैं, वो सारा जब वो बाहर निकल आएगा तो वो कहाँ चला जाएगा, वो अननेसेसरी जगह पे जाकर के स्टोर होने लगेगा। जैसा कि स्किन के अंडर में स्टोर होने लगेगा, आपके टिश्यूज के अंडर में स्टोर होने लगेगा, आपके ब्लड सप्लाई के आसपास स्टोर होने लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मैक्सो एडिमा हो जाएगा। समझ गए आप? तो स्किन के अंदर वो अगर स्टोर हो गया, सॉफ्ट टिश्यू के अंदर स्टोर हो गया, तो वहां पे क्या होगा, स्वेलिंग दिखने लगेगी, और वो नॉर्मल स्वेलिंग नहीं होगी, उसके अंदर फ्लूइड होगा जिसको हम मैक्सो एडिमा कहते हैं। ठीक है, सो ये थी आपकी पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट आ जाते हैं क्लिनिकल फीचर्स। तो अब जब स्टोर हो चुका है वो फ्लूइड, तो उस फ्लूइड के स्टोर होने की वजह से क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं वो हम देखने वाले हैं। तो देखिए, सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर स्टोर हो रहा है, तो आईज के पास आपके सारे सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके फेस के ऊपर सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डल एंड पफनेस ऑफ द फेस। जब फेस के अंदर वो फ्लूइड फिल होने लगेगा तो आपका फेस में क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, और आपका फेस कैसा दिखने लगेगा, पफी दिखने लगेगा। ठीक है, सो दिस इज डल एंड पफनेस ऑफ द फेस। नेक्स्ट है पेरी ऑर्बिटल एडिमा। पेरी ऑर्बिटल मीन्स होता है आईज के आसपास एडिमा हो जाना। ठीक है, आईज के ऑर्बिट के पास एडिमा हो जाना। तो आई की ऑर्बिट ये देख लीजिए, ये है आपकी आई की ऑर्बिट, यहाँ पे आपको दिख रही होगी, इसके आसपास सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, और इसके अंडर में अगर एडिमा हो जाएगा तो कुछ इस तरह से आपकी आईज दिखेंगी। नेक्स्ट है मास्क लाइक फेस। मास्क लाइक फेस मीन्स होता है, यहाँ पे मास्क लाइक फेस का मीनिंग ये निकलता है कि आपके फेस पे अच्छी खासी स्वेलिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको क्या लगेगा कि आपके ऊपर कुछ चिपका हुआ है, कुछ लगा हुआ है, लाइक अंदर फ्लूइड होगा ना, तो आपको हैवीनेस लगेगा, ऐसा लगेगा कि आपका ओरिजिनल फेस नहीं है, आपने उसके ऊपर कुछ हैवी सा मास्क लगाया हुआ है, दैट इज मास्क लाइक फेस। नेक्स्ट है सेल्फ इमेज डिस्टर्ब। सेल्फ इमेज डिस्टर्ब इसलिए हो जाएगी क्योंकि आपके बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, आपके फेस का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, आपके अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस डिक्रीज हो जाएगा, आपके अंदर की इंटरेस्ट, जैसा कि आप अपने फेस को लेकर के इंटरेस्टेड होते हो कि हाँ आप अच्छे लग रहे हो, वट एवर इट इज, तो इस तरह से आप अपने फेस को देखोगे, आपकी बॉडी भी स्वेल हो जाएगी, तो आपको क्या हो जाएगा, सेल्फ इमेज डिस्टर्बेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको टेंशन इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोमिनेंट टंग। तो टंग भी हमारी कनेक्टिव टिश्यूज से मिलके बनी होती है। ठीक है, तो टंग के अंदर भी क्या हो जाएगा, एडिमा आ जाएगा, और ये टंग किस तरह से दिखेगी, कुछ एडिमेटिस इस तरह से दिखेगी। नेक्स्ट है आपका स्पार्स हेयर्स एंड हेयर लॉस। स्पार्स हेयर्स मीन्स होता है कि जब आपके हेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर दिखा रहा है यहाँ पे, और ये स्पार्स हेयर्स दिखा रहा है। तो ये स्पार्स हेयर्स में आप देख सकते हो कि इसकी जो स्कल की स्किन है वो बहुत ज्यादा विजुलाइज हो रही है एज कंपेयर टू दी नॉर्मल, और साथ ही साथ हेयर लॉस भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब आपका सेल्स, चाहे वो सेल्स आपके हेयर्स के लिए काम कर रहे हो, चाहे वो हार्ट के लिए काम कर रहे हो, चाहे वो स्किन के लिए काम कर रहे हो, चाहे वो लंग्स के लिए काम कर रहे हो, चाहे वो डाइजेशन के लिए काम कर रहे हो, उनके पास एनर्जी ही नहीं बची है चीजों को हैंडल करने के लिए। तो आपके हेयर फॉलिकल्स क्या होंगे, वो वीक हो जाएंगे और आपके हेयर लॉस होने लगेंगे। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मीन्स होता है कि आपको कब्ज हो जाएगा। कब्ज क्यों रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हमारे स्टूल को बाहर निकालने के लिए क्या करती है, अपने आप को थोड़ा सा कंप्रेस करती है, फिर ओपन हो जाती है, फिर दबाती है अपने आप को, फिर ओपन हो जाती है, जिससे कि जो स्टूल है वो शिफ्ट होता चला जाता है। तो ये जो एक्टिविटी है इसको हम पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोलते हैं। तो ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से स्टूल जल्दी पास नहीं होगा और आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कोल्ड इंटॉलरेंस। कोल्ड इंटॉलरेंस क्यों हो जाएगा, क्यों वो कोल्ड बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ठंडक उसे बर्दाश्त नहीं होगी, विंटर्स में उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। इसलिए क्योंकि जब हमारे सेल्स कुछ काम करते हैं तो अंदर हीट प्रोड्यूस होती है,
हीट प्रोड्यूस होने की वजह से ही हमको कभी कभी स्वेटिंग भी होती है, हमारे अंदर लाइक हम गर्म रहते हैं, हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। यहाँ पे सेल्स इतने वीक हो गए हैं कि वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही है। और क्या हो रहा है कि पेशेंट को ठंड लग रही है, तो ठंड में तो उसे और ठंड लगेगी। नेक्स्ट है कंफ्यूजन एंड डिप्रेशन। तो कंफ्यूजन और डिप्रेशन क्यों होगा? क्योंकि पेशेंट के ब्रेन के जो सेल्स हैं वो भी ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो वो कंफ्यूज भी रहेगा और जिस तरह से उसकी बॉडी इमेज डिस्टर्ब हो रही है तो उसे डिप्रेशन भी हो सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द हिस्ट्री कलेक्शन। तो हिस्ट्री कलेक्शन के लिए पेशेंट को पूछना है कि उनको हाइपोथायराइडिज्म है या उनका कोई ट्रीटमेंट तो नहीं चल रहा है हाइपोथायराइडिज्म का, या उनको इससे पहले कभी इस तरह के सिम्टम्स आए हैं, है ना, क्या वो ड्रग्स वगैरह तो नहीं ले रहे थे जो कि हार्ट के लिए ली जा रही थी, जैसे एमनियोडायरोन, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। या हो सकता है कि वो हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट रहे हों और वो अपना ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हों, उन्होंने ट्रीटमेंट काफी हद तक और काफी टाइम से स्किप कर रखा हो, या उनको एक्सेसिव आयोडीन डिफिशियंसी तो नहीं है। ये सारी चीजें आप हिस्ट्री कलेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट है आपका फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें आपको वाइटल साइंस चेक करना है। आपको वाइटल साइंस में टेम्परेचर आपको कोल्ड मिलेगा, उनको ठंडी बॉडी मिलेगी मे बी, पल्स आपको उनकी थोड़ी सी डैमेज मिलेगी, डिक्रीज मिलेगी, रेस्पिरेशन उनको थोड़ा सा ब्रीदिंग प्रॉब्लम आपको मिलेगा, और बीपी भी उनका डिक्रीज आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि कार्डियक की जो मसल है, हार्ट की मसल, उनको भी एनर्जी नहीं मिल रही है, तो वो धीरे धीरे पंप कर रहा है और आपको इसी वजह से पल्स भी डिक्रीज मिलेगी और आपको आप उसका हार्ट रेट भी डिक्रीज मिलेगा। नेक्स्ट है आपका हेड टू टो एग्जामिनेशन। तो हेड टू टो एग्जामिनेशन में सबसे पहले तो आप फेस ही देखोगे, तो फेस पे स्वेलिंग मिलेगी, फेस आपको डल मिलेगा। इसके अलावा पेरी ऑर्बिटल यानी आईज के पास आपको स्वेलिंग मिल जाएगी, एक्स्ट्रा स्वेलिंग दिखेगी। टंग आप चेक करोगे तो उसकी टंग में भी आपको स्वेलिंग मिलेगी। जब आप हेयर डिस्ट्रीब्यूशन चेक करोगे तो आपको हेयर डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब मिलेगा। आप उनसे पूछोगे हेयर लॉस के बारे में तो वो आपको खुद ही बताएंगे कि बहुत ज्यादा हेयर लॉस हो रहा है, कब से हो रहा है, ये आपको उनसे पूछना है। यू हैव टू आस्क अबाउट द कॉन्स्टिपेशन, अगर कॉन्स्टिपेशन है तो कब से हो रहा है। कोल्ड, उनको ज्यादा ठंड तो नहीं लगती है। डिप्रेसिव मूड तो नहीं रहता है कि किसी से बात करने का मन न कर रहा हो और कोई कुछ बता रहा हो तो कंफ्यूजन हो, कुछ समझ में नहीं आता हो। ये सारी चीजें आपको पता करनी है विद द हेल्प ऑफ द फिजिकल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट आ जाता है सीरम TSH लेवल। TSH मीन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपके ब्रेन के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ये आपका ब्रेन है, इसके अंदर आपका एक हाइपोथैलेमस होता है, छोड़ दो। ब्रेन के अंदर आप समझ लो कि एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, बहुत छोटी सी होती है, वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को क्या करती है, कैरी करती है। आपका ब्रेन क्या करता है, TSH को रिलीज करता है। इसने क्या किया, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, सॉरी, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या किया, TSH को क्या किया, रिलीज किया। ये TSH जाएगा आपके नेक के अंदर। आपके नेक के अंदर कौन सी ग्लैंड है, बटरफ्लाई शेप ग्लैंड कौन सी है, आपकी थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। ये जाएगा थायराइड ग्लैंड के अंदर और थायराइड ग्लैंड क्या करेगी, इसके इन्फ्लुएंस में आकर T3 और T4 हार्मोन सिक्रीट करेगी, जो कि आपको हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ही थायराइड हार्मोन है, ठीक है। ये दोनों हार्मोन सिक्रीट करेगी और ये फिर अपना फंक्शन करेंगे। तो आपको TSH लेवल देखना है, ऐसा तो नहीं है कि TSH लेवल डिस्टर्ब है या TSH लेवल इंक्रीज है। अगर TSH लेवल इंक्रीज है, नॉर्मल है या इंक्रीज है या जो भी है, तो इसका मतलब आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम हो रही है। नॉर्मल TSH लेवल कितना होता है, 0.5 से 5.0 ml/u पर लीटर। 0.5 से ये होता है आपका नॉर्मल TSH लेवल। सीरम T3 T4 लेवल भी आप चेक करोगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि T3 और T4 क्या है। T3 और T4 दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हमारे हार्मोन होते हैं। T3 डाइजेशन वगैरह को हैंडल करता है और T4 ब्रेन फंक्शन को, हार्ट फंक्शन को हैंडल करता है। T3 ही T4 में बाद में जाकर के कन्वर्ट होता है।
ठीक है। तो आपकी थायराइड ग्लैंड क्या करती है, 3 तरह के हार्मोन बनाती है, एक T4 हार्मोन, एक T3 हार्मोन और एक कैल्सिटोनिन हार्मोन हार्मोन वो छोड़ दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो T3 और T4 हार्मोन बनते हैं और अपना अपना फंक्शन करते हैं। तो यहाँ पे आपको T3 और T4 हार्मोन का लेवल चेक करना है। T3 हार्मोन बहुत ज्यादा डिक्रीज होगा तो आपके हार्ट पे काफी हद तक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। T4 हार्मोन अगर ज्यादा डिक्रीज होगा तो T3 हार्मोन ऑलरेडी डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि T4 बाद में अपने आप को T3 में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। नॉर्मल T3 हार्मोन कितना होता है, 80 से 220 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। 80 से, ये है आपका T3 का नॉर्मल लेवल, 80 से 220 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। अब देख लेते हैं T4 नॉर्मल कितना होता है। T4 नॉर्मल होता है आपका 5.0 से 12.0 माइक्रोग्राम पर DL, ये आपका T4 नॉर्मल होता है, ठीक है। तो अगर ये बहुत ज्यादा डिक्रीज है इसका मतलब मैक्सोएडिमा के पूरे चांसेस हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। तो कंप्लीट ब्लड काउंट में आपको आरबीसी कम मिलेंगे। आरबीसी कम इसलिए मिलेंगे क्योंकि जब हमारी बॉडी ठीक से फंक्शन नहीं कर रही है तो आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो सही से बन ही नहीं पाएंगे बोन मैरो में। बोन मैरो भी अच्छे से फंक्शन नहीं करेगी क्योंकि सारा फंक्शन तो थायराइड ही करवा रहा है ना। तो जब ये नहीं बनेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, एनीमिया के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको देखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं मैनेजमेंट पे। तो मैं आपको बता दूं, जो भी मैनेजमेंट हमने हाइपोथायराइडिज्म में पढ़ा था इससे पहले, सेम मैनेजमेंट फॉलो होगा। तो आप मेरी हाइपोथायराइडिज्म की वीडियो देख सकते हो, आपको शायद यहाँ पर भी दिख रही होगी और आपको लास्ट में मेरे एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगी, ठीक है, थैंक यू के बाद। तो आप मेरी हाइपोथायराइडिज्म की वीडियो देख लो और सेम मैनेजमेंट फॉलो करो। एक्स्ट्रा के लिए हमें ऑक्सीजन सप्लाई देनी पड़ेगी मैक्सोएडिमा कोमा में। क्यों? क्योंकि हमारे आरबीसीज कम हो रहे हैं और हम सभी जानते हैं कि रेड ब्लड सेल्स में ही हमारा ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन में हमारा O2 कैरी होता है। तो सब कुछ कम हो जाएगा तो O2 ऑलरेडी कम हो जाएगा, तो हमें एक्स्ट्रा O2 देना है। नेक्स्ट आ जाते हैं मैक्सोएडिमा मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में आपको क्या करना है, वेंटिलेशन सपोर्ट करना है जो कि आप O2 दे करके कर सकते हो। एबीजी मेजरमेंट करना है, डेट इज आर्टेरियल ब्लड गैस। आर्टरीज के अंदर CO2 और ऑक्सीजन लेवल कितना है वो आपको चेक करना है। ऑक्सीजन ऑलरेडी कम हो रहा है तो ऑक्सीजन लेवल इसमें पता चल जाएगा ब्लड के अंदर। ईसीजी करना है। क्यों ईसीजी इसलिए आपको करना है क्योंकि आपका हार्ट सही से फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है ये चेक करने के लिए। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हार्ट का फंक्शन डिक्रीज हो जाता है मैक्सोएडिमा में। नेक्स्ट आपको मेजरमेंट ऑफ द अवॉइड द स्किन ब्रेकडाउन। स्किन ब्रेकडाउन, स्किन केयर आपको करनी है क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी क्या हो रखा हुआ है, एडिमा हो रखा हुआ है ना। तो जब हो सकता है कि वहां की स्किन कैसी हो जाए, फट जाए, है ना। तो स्किन केयर आपको करनी है वरना सेकेंडरी इन्फेक्शन आपको लग सकते हैं। मैनेज द कॉन्स्टिपेशन, ज्यादा से ज्यादा वाटर इनटेक करने के लिए भी बोलना है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन को मैनेज करना है, उसके लिए ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए बोलना है, जो कि मैंने आपको हाइपोथायराइडिज्म में बता रखा हुआ है। इनटेक आउटपुट चार्ट हम मेजर करेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि किडनी कितना फंक्शन कर रही है, यूरिन आउटपुट सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन में मैनेज योर लो थायराइड, ठीक है। तो प्रिवेंशन के लिए आपको मैक्सोएडिमा ना हो उसके लिए आपको पहले से ही अपने थायराइड हार्मोन का या थायराइड आपको प्रॉब्लम है हाइपोथायराइडिज्म में तो उसका मैनेजमेंट कंटिन्यू करते रहना है। अपने आप को वार्म रखना है। ये नहीं करना है कि बहुत ज्यादा कूल एनवायरनमेंट में आप जा रहे हो और आप रह रहे हो, तो ये सब नहीं करना है अगर आप हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट हैं तो। हेल्थ वर्कर से कांटेक्ट में रहना है क्योंकि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक फीवर आ सकता है या थकान बहुत लगेगी क्योंकि मसल्स में वीकनेस आ रही होगी। आपके फेस, आर्म और फीट पे जैसी स्वेलिंग आए तो आपको तुरंत ही अपने हेल्थ वर्कर से कांटेक्ट करना है। जैसे ही आप अगर थायराइड मेडिसिन या ले रहे हो या थायराइड मेडिसिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो भी आपको कांटेक्ट में रहना है। कोई भी क्वेश्चन है आपको अपने डिजीज कंडीशन से रिलेटेड तो आपको क्या करना है कि मेडिकल टीम से डायरेक्टली कांटेक्ट करना है।
इसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, तो जब अंदर हीट की कमी हो रही है तो हाइपोथर्मिया हो सकता है। हाइपोथर्मिया मीन्स डिक्रीज इन अ हीट लेवल इनटू द बॉडी, है ना। तो बॉडी से हीट की कमी होती रहेगी तो आपको निमोनिया वगैरह हो सकता है और सीवियर कंडीशंस होने की वजह से डेथ भी हो सकती है। हार्ट फेल हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी वो अपना फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। किडनी फेल हो सकती है क्योंकि ऑलरेडी आपके हर ऑर्गन को एनर्जी कम मिल रही है। डिप्रेशन हो सकता है, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इसके अलावा कोमा हो सकता है जब आपके ब्रेन में इनफ एनर्जी नहीं मिलेगी देन, और डेथ हो सकती है एट लास्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट माइक्रोएडिमा। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। मेरे आपके मेरे एंड स्क्रीन पे आपको मेरा हाइपोथायराइडिज्म का दोनों का वीडियो दिख रहा होगा, तो आप जाइए, go through this video and learn the management too. Thank you so much. Have a nice day.